हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार के पीसीएस में पूछा गया जो समाजशास्त्र के क्वेश्चन है 2023 में, उसको देखेंगे हम। तो यह सेट हमारा 1 है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट पार्क, लेस्टर वार्ड, स्पेंसर, या एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर क्वेश्चन में जो है ये चीज़ कॉमन रहेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल विकल्प पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ताकि समय कम लगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा जो देते हैं वह लेस्टर एफ वार्ड है। अगला प्रश्न है, किसने मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवा अवस्था में है, यह कथन किसने कहा है? तो रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, एलेक्स इंकल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवा अवस्था में है। समाजशास्त्र के बारे में यह चर्चा जो करते हैं वह आर रेडक्लिफ ब्राउन है। अगला है, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया है? पीवी यंग, जी लुंडबर्ग, या सीए मोजर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह सीए मोजर होगा। अगला प्रश्न है, समाज की विशेषता है एकरूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और संस्कृति एवं प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी। तो यहाँ पे जो अभाव किया है इसलिए अभी गलत हो जाएगा, और सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है न कि कमी होती है। तो समाज की प्रमुख विशेषताओं में शामिल होगा साझा मानदंड होंगे, मूल्य होंगे और सांस्कृतिक प्रथाएं होंगी। अगला है, समाज मिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? एल.के. फ्रैंक, एच. जेनिंग्स, जे.एल. मोरिनो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा समाज मिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे.एल. मोरिनो या मेरोनो है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? अकबर एवं निमकाप, गिलिंग एंड गिलिंग, मैकाइवर और पेज। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने सामुदायिक भाव के 3 तत्व हम के भाव, भूमिका पालन का भाव, आश्रितता के भाव का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं तथा भौगोलिक स्थिति, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव, पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, या व्यक्ति के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कि समुदाय की भावना जो होती है वह एक समुदाय के भीतर अपनेपन अर्थात स्व की भावना, हम की भावना, जुड़ाव होता है अर्थात एक दूसरे से काफ़ी लगाव रहता है, पहचान की एक व्यक्ति परक धारणा होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह संस्था है। यह किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने, गिलिंग एंड गिलिंग ने, अकबर एवं निमकाप। तो यह प्रसिद्ध कथन मैकाइवर और पेज से संबंधित है। इसको थोड़ा सा घुमा के दिया, जैसे कि व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है, संस्था का नहीं। उसी चीज को यहाँ पर घुमा कर दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक हासिल कर सकता है? जे.एच. फिट्टर, आर. लेस्ली, या मैक्स वेबर।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लेस्ली, आजीआर लेस्ली जो कहते हैं कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। अगला है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं को मजबूत संबंध बनाए रखता है। जेमिनशाफ्ट, गेसलशाफ्ट, लोक शहरी सातत्य या लोक नगरी सातत्य कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा लोक नगरी सातत्य। इसके बाद जेमिनशाफ्ट और गेसलशाफ्ट की बात करते हैं टॉनिज। अगला प्रश्न है आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है, अर्थात परिवार को आणविक परिवार एवं गृहस्थ परिवार की बात करते हैं। जे के फलसम, सीसी जिमरमैन और एडी रास्त। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की बात करते हैं सीसी जिमरमैन। अगला है किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ है, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2007 में माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम जो है पारित हुआ है। अगला प्रश्न है स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है राजनीति, वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन। समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं। साझा हितों पर शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वैच्छिक समिति वह होती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार सदस्य बनता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःसशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया, अर्थात मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है जो कि 1992 में से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीतित पक्ष है और एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। सीए ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन। तो यहाँ पे जो आंसर की दिया हुआ है उसमें तो सीए ब्राउन दिया है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीतित पक्ष है और एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, वह रूथ बेनेडिक्ट का कथन है। अगला है एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है, उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति या गहरी संस्कृति। तो इन्होंने कहा कि जब एक संस्कृति भीतर के सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए जो कार्य शब्द इन्होंने बताया वह डीप कल्चर या गहरी संस्कृति के रूप में इन्होंने चर्चा की है। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी। अगला है सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित में से 4 अंतर किसने बताए हैं। सभ्यता के लिए मापन एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति के लिए नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो यह कथन, ये चारों अंतर किसने बताए हैं, गिलिन एंड गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, आकबर निमकाप। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा कि ये चारों अंतर मैकाइवर और पेज बताते हैं कि सभ्यता के लिए मापन
एक सुस्पष्ट स्तर होता है, संस्कृति का नहीं। मतलब सभ्यता को मापा जाता है, संस्कृति को नहीं। सभ्यता सदैव प्रगतिशील रहती है लेकिन संस्कृति नहीं। मतलब सभ्यता बिना प्रयास के भी उन्नति होती है लेकिन संस्कृति के लिए प्रयास करना पड़ता है। और चौथा, परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता का उदाहरण ग्रहण कर सकते हैं लेकिन संस्कृति को जब भी हम लेंगे तो उसमें हानि होना ही होना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि संपूर्ण समाज सामाजिकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में सामाजिकरण का एक एजेंट होता है। J.H. फीटर, G.H. मीट, H.M. जॉनसन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा J.H. फीटर। J.H. फीटर कहते हैं कि संपूर्ण समाज सामाजिकरण क्या एक अभिकरण है या यंत्र है का काम के रूप में करता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह व्यक्ति संपर्क में आता है वह उसके लिए सामाजिकरण के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला है, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे संस्कृति के रूप में सम्मिश्रण या एकीकरण। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण एवं सुरक्षा। तो यहाँ जो सांस्कृतिक प्रभुत्व की बात हो रही है कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहाँ वह उस संस्कृति के लिए क्या होती है, मूल्य आदर्श बन जाती है। तो यह सांस्कृतिक आधिपत्य है। अगला है, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मैनहीम, C.H. कुले, E.C. हेज। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की जो बात करते हैं वह कार्ल मैनहीम है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो यह हर एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय प्रश्न। L.T. हाउहाउस, मैकाइबर एवं पेज, ऑगबर्न। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह मैकाइबर एवं पेज जो है प्रौद्योगिकी विलंबना की बात करते हैं। इसको टेक्नोलॉजी लेग भी कहते हैं। वहीं सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं ऑगबर्न। समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? समय के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और वृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव। तो यहाँ पे पूछा सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन जब समाज में सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन होता तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। लोक नगरी नैतन्य या सातत्य की अवधारणा किसने विकसित की है? W.J. थॉमस, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुईस बर्थ। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह रॉबर्ट रेडफील्ड। सेम अवधारणा दो बार इसी पेपर में पूछ लिया गया है। एक में डिफिनेशन करके पूछा गया था और इसमें आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा गया। अगला है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है, अर्थात प्रत्येक जो समाज वैज्ञानिक है अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। तो T.G. मैकगी, P.M. हाउसर या D.F. पोकॉक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, T.G. मैकगी
का कथन है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज की वैज्ञानिक अपना ही अर्थ भरता है। अगला है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण को, व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग, और सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानून और विनियमों का अनुप्रयोग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक नियंत्रण में होगा सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1991, 1993। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए अर्थात पश्चिम वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है? कि जिस प्रकार भारत में प्रेम या भावना पाया जाता है व्यवहारिक रूप में, उस तरह से हमारे पश्चिमी समाजों में नहीं पाया जाता है या कल्पना भी करना संभव नहीं है। तो ऐसा किस वैज्ञानिक या समाज वैज्ञानिक का कहना है? तो रिचर्ड स्मिथ, टी.ए. कार्वर, गार्डनर मर्फी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह होगा रिचर्ड स्मिथ जो है। इनका कथन है कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की जितनी महत्वता प्राप्त है उतना हमारे अर्थात पश्चिमी समाजों में कल्पना करना भी संभव नहीं है। अगला है, कल्चरल शॉक क्या होता है? कल्चरल शॉक की बात करते हैं, एल्विन टॉफलर। तो एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव, एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूलन होने की प्रक्रिया, विभिन्न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं का आदान प्रदान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए, कि जब एक संस्कृति नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव करना। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया था कि कोई पश्चिमी व्यक्ति का संस्कृति का व्यक्ति हमारे भारतीय समाज में सती प्रथा को देखता है तो वह बहुत विचलित महसूस करने लगता है। अगला है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? N.R. रे, B.P. मेनन, जोसेफ फ्रैंकोइस। तो इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की पुस्तक की जो बात करते हैं वह B.P. मेनन जी करते हैं। अगला है, किसने कहा कि हिंदू विवाह संस्कार इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है? G.S. घुरिये, K.M. कपाड़िया, P.H. प्रभु। तो राइट आंसर होगा बी, K.M. कपाड़िया का मानना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों के माध्यम से इसे पूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मघात की अवधारणा पेश की है? रॉबर्ट पार्क, मिल्टन, गार्डनर, एमाइल दुर्खी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा मिल्टन गार्डन ने जो है प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है। अगला है, नातेदारी के संबंध में किसने कहा है कि नातेदारी एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? रेमंड फर्थ, लेवी स्ट्रास, चार्ल्स विनिक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रेमंड फर्थ का कथन है कि नातेदारी एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति अपना जीवन भर रहता है। अगला है,
किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं में नियमित करने वाले प्रतिमान हैं, मतलब हायरार्कीज। कैथरीन गफ, ओपलर मारिस, इनके दत्ता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मारिस ओपलर या ओपलर मारिस जो है, इन्होंने 3 प्रमुख लक्षणों की चर्चा की है जाति के: आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह अर्थात अपनी ही जाति में विवाह, सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए नियमित करने वाले प्रतिमान अर्थात व्यक्ति किससे बात कर सकता है, जो जो निषेध है या किससे इंटरेक्शन कर सकता है, तो उसकी चर्चा इन्होंने की है। अगला है अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों को पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शहरीकरण, शहरी नवीनीकरण, शहरी क्षय। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शहरी नवीनीकरण होता है, जहाँ पुराने कार्यस्थानों को पुनर्जीवित या बदलने की प्रक्रिया होती है। अगला है किसने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? ई आर लीच, राम आहूजा या एच गोल्ड। तो यह जो कथन है कि जाति व्यवस्था की जो विशेषता है वह संचित असमानता है अर्थात स्थिर असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की जो असमानता है विकीर्ण अर्थात ऊपर नीचे होती रहती है। तो यह राम आहूजा का कथन है। अगला है किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म। ईगन बर्गल, किंग्सले डेविस या रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कि रॉबर्ट बीर स्ट्रीट हैं, जिन्होंने वर्ग के 7 मानदंडों की चर्चा की है: संपदा, संपत्ति, आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म। अगला है सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? पारिस्थितिकी समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, या सामाजिक पदानुक्रमों या पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संबंध। तो यहाँ पे पूछा क्या है? सामाजिक चयापचय। तो सामाजिक चयापचय का अर्थात है कि समाज में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उनका वितरण किस प्रकार से है, ऊर्जा के आदान प्रदान व्यक्ति के पास कितना है, उसका जो विश्लेषण है वह सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय कहलाता है। कौन सा अधिनियम या एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, भारतीय दंड संहिता 1860, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रण किया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन या 73 अर्थात 73वां संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान किया गया है वह 73वां संशोधन में, जो लगभग 1992 से कार्यान्वित हुआ है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता
है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो हार्निवल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वह नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1991, 1992, 1993। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई वह 1993 में की गई थी। अगला है, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो एकीकृत बाल विकास योजना जो प्रारंभ की गई है 1975 अर्थात 1975 में। अगला है, भारत की कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है जहां के युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? संथाल, गोंड, मुरिया। तो घोटुल जो पाया जाता है वह मुरिया जनजाति में पाया जाता है। वहाँ के में जो लड़के और लड़कियां एक ही साथ रहते हैं एक छात्रावास में। अगला है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? अन्ना ओकले, इवांस पिचार्ड, इरविन गॉफमैन। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा सेक्स एंड जेंडर एंड सोसाइटी जो पुस्तक है अन्ना ओकले। तो इस समय जो नारीवादी लोग हैं उनका जो है पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, किसने परिभाषित किया है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था है और यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही यह वैयक्तिक अनुभव भी है? जेम्स फ्रेजर, बी मालिनोवस्की, ईवी टायलर। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह बी मालिनोवस्की होगा कि धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था है, एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी है। यहाँ तक परिभाषा जो है दुर्खीम में है। दुर्खीम की भी परिभाषा लगभग सेम ही है, लेकिन इन्होंने वैयक्तिक अनुभव करके संबोधित किया है, इसलिए बी मालिनोवस्की होगा और नहीं तो दुर्खीम होता। तो बस इतना ही अंतर है दुर्खीम और इनके परिभाषा में धर्म के। द्रविड़ नातेदारी या रिश्तेदारी के रूप में जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावलियों में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अथाई, बुआ, फूफी। तो द्रविड़ रिश्तेदारी में जो है पिता की बहन को संबोधन करने के लिए अथाई शब्द का प्रयोग किया जाता है और उत्तर भारत में या उत्तर नातेदारी में बुआ शब्द का प्रयोग किया जाता है और मुस्लिमों में यह फूफी शब्द कहकर बुलाया जाता है। किसने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना ही धर्म का एक अंग है? घुरिये, पीबी काड़े या अरविंद। तो यहाँ अरविंद जो है इनके एक बुक इनकी है, उसमें इन्होंने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है। किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? आत्म सातकारी, कल्याणात्मककारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी, पृथकवादी। टीके उम्मन, बीपी सिंह, एससी दुबे। तो यहाँ राइट आंसर होगा टीके उम्मन। टीके उम्मन ने आत्मसातकारी, कल्याणात्मककारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकतावादी जो है सांप्रदायिकता के चर्चा की है। किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में समकालीन भारत में जाति व्यवस्था की दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल की है? एम.एन. श्रीनिवास, लुइस ड्यूमोंट, जी.एस. घुरिये। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है वह एम.एन. श्रीनिवास की है, जिसमें इन्होंने जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की चर्चा की है।
इनमें से किसने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है? R.H. लॉवी, बी मालिनोवस्की, इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुर्खीम, जो है धार्मिक पवित्रता के परिप्रेक्ष्य के रूप में धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। और इन्होंने धर्म का जो प्रकार बताया है वह टोटम वाद की बात की है और अरुणता जनजाति की अध्ययन करके इन्होंने टोटमवाद की चर्चा की है। किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु शब्द कहा है? टी.एन. मदान, इरावती कर्वे, लेविस स्ट्रॉस। तो नातेदारी अणु की बात करते हैं सी लेविस स्ट्रॉस। इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज के एक अणु के रूप में चर्चा की है। किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक में लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की है और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की है? महात्मा फूले, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो महात्मा फूले हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जो थी, उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना की है और भारत में दलितों के अधिकारों के लिए जो है लड़ाई ली है। इन्होंने महिला शिक्षा पर भी कार्य किया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय के सिद्धांत को विकसित किया है? बी मालिनोवस्की, जेम्स फ्रेजर, के.एस. कुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे जो आयोग द्वारा राइट आंसर माना गया है वह जेम्स फ्रेजर है, क्योंकि इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों का अध्ययन किया है। मालिनोवस्की ने भी ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों का अध्ययन किया है और दोनों का संबंध विनिमय के सिद्धांत से है। तो यहाँ पे जो आंसर माना गया है वह जेम्स फ्रेजर है। और कुला विनिमय की बात मालिनोवस्की भी करते हैं, उपहार विनिमय की बात मालिनोवस्की करते हैं। और इन्होंने ट्रोवियांट आइसलैंडर की जो है अध्ययन करके ऑस्ट्रेलिया के ही उपमहाद्वीप के ट्रोवियांट द्वीप की जो है इन्होंने चर्चा की है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे है वह माना गया है आयोग द्वारा वह जेम्स फ्रेजर है। किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? जी.एस. घुरिये, काका कालेकर, बी.एस. घुआ। तो जी.एस. घुरिये हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। काका कालकर जो है वह बैकवर्ड क्लास के जो पहला आयोग बना हुआ था उसके प्रथम सभापति थे। और जो बी.एस. घुआ है यह इन्होंने जाति के प्रजातीय अवधारणाओं की चर्चा की है। अगला है किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की है जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों, प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती है? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमो। तो यहाँ बेशक राइट आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संस्कृतिकरण का सिद्धांत विकास। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2004 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है वैवाहिक बंधन के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? E.A. हॉवेल, E.A. वेस्टरमार्क, लेविस स्ट्रॉस। तो अलायंस थियरी की जो बात करते हैं वह लेविस स्ट्रॉस है। अगला है भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की है? एंटोनियो ग्राम्सी, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवक, रणजीत गुहा। तो उपाश्रित अवधारणा का प्रयोग जो किया है वह रणजीत गुहा ने किया है। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर, डेविड हार्डीमैन, शर्मिला रेगे जैसे जो है सामाजिक विचारक उपाश्रित अवधारणा से संबंधित हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून या 14 जून को? तो विश्व बाल
श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 12 जून को। अगला है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू लागू किया गया या हुआ था? 1987 में, 1988 में या 1990 में? तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया था वह 1988 में। अगला है मिस्टेक मॉडर्निटी इंडियन बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिस्टेक मॉडर्निटी की बात जो करते हैं वह बात करते हैं दीपांकर गुप्ता, दीपेश चक्रवर्ती या रघुराम राजन। तो मिस्टेक मॉडर्निटी की बात करते हैं दीपांकर गुप्ता। शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरा पान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। तो मद्यपान की यह परिभाषा किसने दी है? E.H. जॉनसन, W.C. रेकलेस, E.M. जेलिनेक। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा W.C. रेकलेस ने मदिरा पान की परिभाषा दी है कि शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरा पान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। किसने उल्लेख किया है कि बचत इच्छा बेरोजगारी का कारण है? तो किसने कहा कि बचत की जो इच्छा होती है वह बेरोजगारी का कारण होती है? P.H. डगलस, R.S. खन्ना, J.M. किन्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा J.M. किन्स का मानना है कि बचत की जो इच्छा है वह बेरोजगारी का कारण है। अगला है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है? शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में हीट वेव का बनना, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो होता है वह शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होती है। अगला है किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं है होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा है? A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह या D.P. मुखर्जी। तो भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, मतलब इनका कहना है कि न तो समाज खुला ही है और न ही बंद है। तो यह कथन जो है संबंधित है A.R. देसाई से संबंधित है। किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? मतलब धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ किसने कहा कि धार्मिकता को छोड़कर अब वैसा न मानकर केवल सिंपलिसिटी में माना जाना ही धर्मनिरपेक्षीकरण है। तो S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा M.N. श्रीनिवास का कहना है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है अब वह वैसा नहीं माना जाता है। अगला है भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है? शहरी परिधियों में झुग्गी क्षेत्रों का विस्तार, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण, शहरी क्षेत्रों का पतन और ग्रामीण बस्तियों का विकास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कि उपनगरीकरण जो होता है जो कृषि भूमि होते हैं वहाँ पे आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण होना उपनगरीकरण है। किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो एक नया कॉन्सेप्ट, अभी तक तो आप लोगों ने कहा कि जनजातियों को पिछड़े वर्ग किसने कहा है, तो किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग कहा है? आंद्रे बितई, काका कालेलकर, M.K. गांधी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा आंद्रे बितई है जिन्होंने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग के सार के रूप में देखा है। अगला है भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा 102वां संशोधन जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक आयोग बनाने का संवैधानिक दर्जा देता है।
अगला है शहरी ग्रामीण निरंतरता। शब्द का अर्थ है शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की प्रक्रिया, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। शहरी ग्रामीण निरंतरता जो होती है वह विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों का एक स्पेक्ट्रम के अस्तित्व की बात करता है। अगला है अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो यहाँ राइट आंसर होगा उद्यम पूंजी कोष की स्थापना 2014 में हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1993, 1994। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1993 में हुई थी। अगला है शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीब, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। तो शहरी गरीबी जो होती है वह होती है विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता या एकजुटता। जैसे इसको कह सकते हैं शहरी गरीबी, जैसे जो चाल ओल में रहते हैं लोग, घिट्टो, तो ये सब है। अगला है किसने कहा कि समाज मनोविज्ञान और समाज के बीच का एक पुल का कार्य करता है? वान विन्से, अल्फ्रेड वीरकांट या रॉबर्ट बीरस्टीट। तो राइट आंसर जो होगा वह रॉबर्ट बीरस्टीट है। इनका कथन है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है। अगला है किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वरक कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। जी लुंडबर्ग, जॉन डीवी, पीवी यंग। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा जॉन डीवी का कथन है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उद्भव के 3 कारक होते हैं: जिज्ञासा, उर्वरक कल्पना करने की क्षमता या प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति जो है प्रेम। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की तरह प्रणाली जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला है सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? प्री कप्रोटकीन, एल.टी. हाबहाउस या जीबीको। तो सहयोग का जो व्यवस्थित व्याख्या करने वाले समाजशास्त्री थे वह जीबीको थे। अगला है इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? तो किसने कहा कि मानवीय संबंधों में संघर्ष जो है हमेशा उपस्थित रहता है या रहने वाली प्रक्रिया है? L.A. कोजर, किंग्सले डेविस, आर डेहरनडार्फ। तो संघर्ष की बात यहाँ पे मुख्यतः अगर संघर्ष के सिद्धांत की बात करें तो 2 लोग देते हैं, लेकिन यहाँ मानवीय संबंध में सदैव उपस्थित रहने की वाली प्रक्रिया के रूप में जो है किंग्सले डेविस चर्चा करते हैं। इनके अलावा संघर्ष के प्रकार्यात्मक व्याख्या के लिए कोजर जाने जाते हैं। संघर्ष में शक्ति एवं सत्ता के सिद्धांत के लिए डेहरनडार्फ जाने जाते हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी है? सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल आयोग। तो यहाँ राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय आयाम की सिफारिश करने वाला आयोग है।
किसने परिभाषित किया है कि आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति समूह या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? J.H. फिटर, रॉबर्ट पार्क या गिलिंग एंड गिलिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह J.H. फिटर होंगे। इनका मानना है या इन्होंने आत्मसात को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे समूह या व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार या निष्पादित करते हैं, या तो अपनाते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो यह J.H. फिटर। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।